आज सुनिए श्री पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी चौपड़े की चुड़ैलें। पंकज सुबीर एक लेखक व साहित्यकार हैं। वो अपनी कहानियों, कविताओं और उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। पंकज को कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। वो कई देशों में देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी चौपड़े की चुड़ैलें। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हवेली वैसी ही थी जैसी हवेलियाँ होती हैं, और घर वैसे ही थे जैसे कि कस्बे के घर होते हैं, कुछ कच्चे कुछ पक्के। इस कस्बे से हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू तो होती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता। उसका अंत होना भी नहीं है, क्योंकि ये वो कहानी नहीं है जिसका अंत हो जाए। शहर से कुछ दूर ये कस्बा बसा था। हवेली जर्जर हो चुकी थी, मगर उसे देखकर लगता था कि कभी इसकी शान और शौकत देखने लायक रही होगी। दीवारों के रंग अब उड़ चुके थे। बड़े बड़े दरवाजे, जिनसे कभी शायद हाथी भी अंदर चले जाते होंगे, वे भी बूढ़े हो चुके थे। उन दरवाज़ों पर काली चीकटें जमा थीं। जब अच्छा समय रहा होगा तब इन दरवाज़ों को तेल पिलाया जाता होगा, रंग रोगन किया जाता होगा। अब समय वैसा नहीं है, तो समय खुद ही इन पर चीकट चढ़ाकर रंग रोगन कर रहा है। बड़ी हवेली सूनी थी। सूनी का मतलब वीरान जैसी नहीं थी, बस ये था कि हवेली में कोई चहल पहल नहीं थी। कुछ हिस्सा गिर चुका था, जो नहीं गिरा था वो भी कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते थे। उस बचे हुए हिस्से में 3 छायाएं डोलती रहती थीं, 3 औरतें। उस खंडहर में वो 3 औरतें ही रहती थीं, बस अकेली। तीनों उम्र के 3 अलग अलग पायदानों पर खड़ी थीं। सबसे बड़ी वाली 45 से 50 के बीच की थी। उसके बाद वाली अभी न जवान थी और न बूढ़ी ही थी। ये कह सकते हैं कि लगभग जवान ही थी, और तीसरी वाली जवान थी। हवेली के पीछे कुछ फासले पर एक बाग था। बाग में फूल वूल जैसा कुछ नहीं था। असल में ये एक आम के पेड़ों का झुरमुट था, घना झुरमुट, जिसके बीच में एक बावड़ी बनी हुई थी। बावड़ी नहीं थी बल्कि चौपड़ा था। चौपड़ा मतलब एक ऐसी चौरस बावड़ी जिसमें चारों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हों। नीचे की तरफ जाकर जहाँ पानी भरा होता है, उससे कुछ ऊपर चारों तरफ छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हों। चौकोर आकार के चौपड़े में चारों दीवारों पर दोनों कोने से उतरी सीढ़ियाँ अंग्रेजी के वी अक्षर का आकार बनाकर एक जगह मिल जाती। उसके बाद उल्टा वी का आकार बनाकर नीचे पानी की तरफ चली जाती। ऊपर से उतरी सीढ़ियाँ जहाँ पर आकर मिलती और फिर से 2 हिस्सों में बंटती, उसके ठीक नीचे ही ये कोठरियाँ होती, उल्टे वी की तरह। ये कोठरियाँ छिपी रहती थीं सीढ़ियों के पीछे। चारों तरफ की सीढ़ियाँ जाकर ख़त्म होती थीं। वहाँ नीचे एक चारों सीढ़ियों को मिलाता हुआ एक पत्थर का प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म के नीचे पानी और बीच से कोठरी में जाने को सीढ़ियाँ। इस प्रकार के चौपड़े हवेलियों और महलों की महिलाओं के लिए बनवाए जाते थे। पहले बड़े घर की महिलाएं इनमें ही जाकर स्नान करती थीं, नीचे बनी कोठरियों में कपड़े बदलती थीं और सीढ़ियाँ चढ़कर घर को लौट आती थीं। चौपड़े में पत्थरों की खूब नक्काशी की जाती थी। कोठरियों के अंदर भी नक्काशीदार आले बने रहते थे, चबूतरे बने होते थे। महिलाएं चाहें तो कुछ देर विश्राम भी कर लें वहीं पर। जब हवेलियाँ गुलजार रहती थीं तो कोठरियों में सोने बैठने की सारी व्यवस्था रहती थी। हवेली उजड़ी तो कोठरियों में बस पत्थर के चबूतरे रह गए। ऊपर से देखने पर ये चौपड़े बहुत खूबसूरत दिखते थे। चारों दीवारों पर सीढ़ियों का डमरू आकार और उस पर बनी कलाकृतियाँ। चौपड़े में भी खूब कलाकारी की गई थी। जगह जगह पत्थरों पर फूलों की बेलें बनी थीं। नक्काशीदार खंभे सीढ़ियों के पास खड़े थे। बहुत मेहनत के साथ और बहुत प्रेम से बनवाया गया था इस चौपड़े को। जब बनवाया गया था तब किसे पता था कि एक दिन इसे इस प्रकार वीरान होना पड़ेगा। तो आम के बाग में चौपड़ा था। उस आम के बाग को नागझिरी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, उसका भी एक किस्सा है। असल में बाग के चारों तरफ पहले एक फसील हुआ करती थी। उस पत्थर की फसील में जो दरारें थीं, उनमें छोटे मोटे सांप रहा करते थे। चूंकि नाग दरारों में या झिर्रियों में रहते थे, इसलिए बाग का नाम पड़ गया नागझिरी। जब तक हवेली के अच्छे दिन रहे तब तक दरारें भी रहीं और सांप भी। अब ना तो फसील बची और ना ही सांप बचे हैं, मगर नाम अभी भी है उसका नागझिरी।
ये जो नागझिरी बाग है ये हवेली की संपत्ति है, या यूँ कहें कि हवेली वालों के पास बची हुई आखिरी संपत्ति। इसी बाग के सहारे हवेली आज अपने को बिता रही है। हवेली के पीछे से एक पगडंडी जैसा रास्ता नागझिरी तक गया हुआ था। रास्ते के दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ लगी थीं, पीले और नारंगी फूलों वाली जंगली झाड़ियाँ, जिनके पत्तों को हाथ में लेकर मसलो तो तीखी गंध आती थी। ये पगडंडी केवल हवेली के उपयोग के लिए ही थी। ये पगडंडी जब चौपड़ा बना तो महिलाओं के उपयोग के लिए, उनके आने जाने के लिए बनाई गई थी। इसीलिए इसके दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ लगाई गई थीं, इतनी घनी कि हवा भी अंदर आने के लिए रास्ता ढूंढे। अच्छे समय में महिलाएं इसी पगडंडी से होकर स्नान के लिए चौपड़े पर जाती थीं। महिलाओं की हिफाजत के लिए जंगली झाड़ियों को पगडंडी के दोनों तरफ लगाया गया था। हवेली की महिलाएं नहाने के लिए जा रही हैं और उनको कोई देख ले, ये हवेलियों को और महलों को कभी मंजूर नहीं रहा। बल्कि उनका तो ये भी सोचना था कि हमारी महिलाएं तो किसी भी सूरत में किसी को दिखाई ना दें। पता नहीं कब पगडंडी बनी और कब झाड़ियाँ लगीं, लेकिन झाड़ियाँ आज बेहद घनी थीं। ये तो बात हुई हवेली की। अब बात करें कस्बे की। तो कस्बा वैसा ही कस्बा था जैसा होता है। कुछ बूढ़े थे जो दिन भर चौपाल पर बैठे बीड़ी फूंकते रहते थे और मरने का इंतज़ार करते हुए एक दिन बिता देते थे। ये बूढ़े चौपाल का स्थायी हिस्सा थे। इनके अलावा जो जवान थे या जवान से कुछ आगे की स्थिति में थे, वो खेती किसानी का काम करते थे, और जब खेत पर करने को कुछ नहीं होता था तो ये भी कस्बे के मंदिर के पीछे के मैदान में बैठकर गांजा चिलम सूंघते थे। इसके अलावा कस्बे में एक और नस्ल भी थी। वो नस्ल अभी जवान नहीं हुई थी, जो जवान होने की तैयारी में थी, मगर जवान होने से पहले ही जवानी के सपने जिनकी आंखों में रात भर ठेला ठेली करने लगे थे। ये लड़के कस्बे के पास ही एक दूसरे कस्बे के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। साइकिलों से और पढ़कर आने के बाद दिन भर फिर आवारा फिरते थे। माँ बाप खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे जो इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए टोकते, उस पर यह कि सरकारी स्कूल में नकल का भव्य आयोजन होता था परीक्षाओं के दौरान। इस नकल के आयोजन में शामिल होने के लिए मास्टरों को फीस देनी पड़ती थी। माँ बाप ये परीक्षा फीस देकर अपने बच्चों को पास करवा लेते थे। शहर से दूर होने के कारण कभी कोई फ्लाइंग स्क्वाड या शिक्षा विभाग का छापा मार दल यहाँ कभी नहीं पहुँचता था। बच्चे उस स्कूल में जाते थे और साल भर बाद पास होकर अगली कक्षा में आ जाते थे। खैर, तो बात ये कि ये लड़के अब जवान हो रहे थे। जवान होती उम्र अपने साथ बहुत सारे सवाल लाती है, जो इन लड़कों के पास भी थे। स्कूल से आने के बाद इन लड़कों के पास कोई काम नहीं होता था। घर आकर खाना खाया, उसके बाद निकल पड़े। ये उम्र लोबान महकने का समय था। लड़के कस्तूरी की तरह अपनी नाभि में महकते लोबान की तलाश में भटकते फिरते थे। अब बात उस कहानी की जो पूरे कस्बे में मशहूर थी। असल में नागझिरी के उस चौपड़े को लेकर बहुत सारी बातें फैली हुई थीं। असल में कहानियाँ तब बननी शुरू हुई थीं जब हवेली की 2 लड़कियों की चौपड़े में डूबने से मौत हो गई थी। बात पुरानी है, हवेली के अच्छे दिनों की। ये जो लड़कियाँ थीं ये हवेली के मालिकों में से नहीं थीं, ये हवेली में काम करने वाली थीं। एक दिन अचानक शाम को दोनों की लाश चौपड़े में तैरती हुई पाई गई थी। कम उम्र की दोनों लड़कियां कुछ दिनों पहले ही हवेली में काम करने आई थीं। तब हवेली में रौनकें हुआ करती थीं। हवेली तब सचमुच की हवेली थी, आज की तरह खंडहर नहीं हुई थी। दोनों की मौत पर हवेली ने प्रचारित किया कि चौपड़े का पानी पवित्र पानी है, जिसमें केवल हवेली वालों को ही स्नान करना चाहिए। चौपड़े के पानी की रक्षा नागझिरी में रहने वाले सांप करते हैं। ये सांप केवल हवेली वालों को ही पानी में नहाने देते हैं। इसके अलावा कोई और अगर पानी में नहाने की कोशिश करे तो सांप उसे डसकर मार डालते हैं। इन लड़कियों ने नियम तोड़कर चुपचाप चौपड़े में नहाने की कोशिश की, इसलिए दोनों मारी गईं। चौपड़ा केवल हवेली वालों के लिए ही है। कस्बे वालों ने भी विश्वास कर लिया। हवेली के अच्छे दिन थे, इसलिए सबने मान लिया कि ये जो लड़कियों की गर्दन पर गला घोंटने के निशान हैं, ये भी असल में सांप द्वारा कुंडली में कसने के निशान हैं। नाग देवता ने लड़कियों को डसने के स्थान पर गले में अपनी कुंडली का फंदा कसकर दोनों लड़कियों को मारा है। इस घटना के बाद ये भी प्रचारित हो गया था कि चौपड़ा अभिशप्त है, उसमें केवल हवेली वाले ही नहा सकते हैं। उस समय तो नागझिरी के चारों तरफ फसील थी, इसलिए बाहर का कोई तो अंदर जा ही नहीं सकता था।
लेकिन अब जब फसील टूट चुकी है तब भी कोई नहीं जाता उस तरफ, रात को तो बिल्कुल ही नहीं। वैसे भी उस बाग में और उस चौपड़े में है ही क्या ऐसा जो वो कोई वहाँ पर जाए। रात को नहीं जाने का कारण एक और कहानी है, कहानी जो बाद में बनी जब हवेली के बुरे दिन आ गए। कहानी ये बनी कि वो दोनों लड़कियां जो बरसों पहले चौपड़े के पानी में डूबकर मरी थीं, वो दोनों चुड़ैले बनकर अचानक ही वापस आ गईं। हैरानी की बात ये थी कि उनके मरने और चुड़ैले बनने में काफ़ी बरसों का अंतर था। खैर, तो जब वो चुड़ैले बनकर आ गईं तो लोगों को उनका पता भी चलने लगा। पता चलने लगा अफवाहों में। किसी को हंसने की आवाज़ आती तो किसी को चूड़ियाँ खनकने की और पायल बजने की आवाज़ आती। किसी किसी को चुड़ैलें दिखाई भी दे जाती थीं। ये सब रात को ही होता था। कई सारे किस्से हवाओं में थे। किसी को अचानक रात को चौपड़े के पास दो लड़कियां फुंदी फटाका खेलते दिख जाती थीं। किसी को चौपड़े के पास खड़े आम के पेड़ की शाख पर चुड़ैल बैठी दिखती, जो आदमी को देखते ही शाख से सीधे चौपड़े के पानी में छलांग लगा देती। छपाक की आवाज़ को वो आदमी इतनी दहशत के साथ अपने किस्से में शामिल करता कि सुनने वाले की रूह फना हो जाती। असल में चौपड़े और नागझिरी के कुछ दूर से एक रास्ता गया था खेतों की ओर। उस रास्ते से आने जाने वाले ही किस्से बताते थे। किस्से जवान और अधेड़ बनाते। बूढ़ों को और बच्चों को कभी चुड़ैलें नहीं दिखी थी। बूढ़े और बच्चे तो दिन भर उन किस्सों पर चर्चा करते थे। दिन में नागझिरी और चौपड़ा दोनों अपने सूनेपन और खामोशी को समेटे चुपचाप खड़े रहते थे। नागझिरी का वो आमों का बगीचा हर साल हम्मू खां ठेकेदार हवेली से किराए पर ले लिया करता था। किराए पर लेने के बाद बगीचे के फल उसके होते थे। हम्मू खां हवेली का ही पुराना मुलाजिम था। बहुत बच्चा था जब हवेली में काम पर लगा था। 20-25 साल तक हवेली में काम किया है उसने। जब हवेली की हैसियत मुलाजिम रखने की नहीं रही तो हम्मू खां भी बाकियों की तरह हवेली से चला आया। ज़िंदगी चलाने को बस यही काम करता है। आम, अमरूदों, इमलियों और दूसरे फलदार पेड़ों के ठेके लेता है और फल बेचकर गुजारा करता है। यहाँ भी वो दिन भर बाग की रखवाली करता था। ठेके में एक निश्चित राशि और कुछ आम उस हवेली को देने होते थे। तो आमों के सीजन में तो हम्मू खां बाग में दिख जाता था, लेकिन उसके बाद फिर से वीरानी छा जाती थी। तो बाकी के साल भर कोई उस तरफ जाता भी नहीं था। हवेली की महिलाओं ने तो चौपड़े पर नहाने के लिए जाना बरसों पहले ही बंद कर दिया था, उन लड़कियों के मरने की घटना के ठीक बाद। अब वो लोग हवेली में ही लगे हैंडपंप से पानी लेकर वहीं नहा लेती थीं। ये हैंडपंप उन लड़कियों के मरने की घटना के बाद पुरुषों ने लगवा दिया था। तो ये भूतिया नागझिरी बाग सन्नाटे में डूबा हवेली के पिछवाड़े खड़ा था। कस्बे के जवान होते लड़कों के लिए चौपड़ा मुफीद जगह थी दिन काटने की। चौपाल पर बूढ़ों का कब्जा था और मंदिर के पीछे के मैदान पर जवानों का। तो लड़कों ने अपना अड्डा बनाया नागझिरी और चौपड़े में। गर्मी के दिनों में तो वहाँ हम्मू खां भी होता था। लंबी और मेहंदी रंग की रंगी दाढ़ी, सिर पर गोल जालीदार टोपी, टोपी से झांकते मेहंदी में रंगे बाल, बड़ी मोहरी का सफ़ेद पायजामा और उस पर गोल गले का सफ़ेद कुर्ता। कुर्ते की जेब से लटकते तंबाकू सुपारी की थैली के बंद, आँखों में गहरा सुरमा, मुंह में हमेशा दबा हुआ पान, उंगली के सिरे पर लगा हुआ चूना जिसे बीच बीच में चाटने की आदत, हाथ में हमेशा एक लाठी। उम्र यही कोई 45 से 50 के बीच। हम्मू खां और इन जवान हो रहे लड़कों के बीच अजीब सा रिश्ता था, लुका छिपी का। एक अकेला हम्मू खां और जवान होते कई सारे लड़के। हम्मू खां इनको लौंडे लपाटी कहा करता था। दिन भर डंडा लेकर घूमता रहता था बाग में। दिन में ये लड़के हिम्मत करके चौपड़े में कूद कर नहा भी लेते थे, हम्मू खां से परमिशन लेकर। अब तो नहाने की कोई मनाही नहीं थी। असल में अब तो रखवाले ही चले गए थे। रखवाले मतलब वो सांप जो पहले दरारों में रहते थे। चौपड़े के पानी की केवल हवेली वालों के लिए रक्षा करने वाले जा चुके थे। अब तो कोई भी नहा सकता था उस पानी में। हालांकि चौपड़े में कस्बे वाले अब भी नहीं नहाते थे, बल्कि वो तो चौपड़े की ओर जाते भी नहीं थे। मगर लड़कों को कौन रोकता। लड़के चकमा देकर आम भी उड़ा ले जाते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि हम्मू खां को भी पता था कि लड़के आम उड़ा ले जाते हैं, लेकिन वो अनबेके बना रहता है। कई बार तो लाठी लेकर उस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहता जिस पेड़ पर कोई लड़का चढ़ा होता, और कई बार ये भी होता कि वो कनखियों से देखता हुआ निकल जाता। शायद चुड़ैलें भी इस प्रकार से लड़कों को खेलता देखकर चुपचाप निकल जाती होंगी, और शायद नागझिरी के सांप भी।
बात उस समय की है जब चुड़ैलों का प्रकोप चौपड़े पर बढ़ा हुआ था। बात उन दिनों की भी है जब ये लड़के देह की तरफ से परिवर्तित हो रहे थे। जिज्ञासाओं के पहाड़ अपनी छाती पर लाद कर घूमते थे। जिज्ञासाएं जिनका कोई समाधान नहीं था। सवाल थे लेकिन उन सवालों का कोई उत्तर नहीं था। जिनके पास उत्तर थे वो लोग इन लड़कों को उत्तर बताने के लिए तैयार नहीं थे। लड़के अपनी देह में उगते प्रश्नों को सहलाते रहते थे। चौपड़े के पानी में तलाश करते थे कि कहीं कोई गंध दिन में बची हो चुड़ैलों की। नहाकर चौपड़े की कोठरियों में बने चबूतरों पर लेट जाते। चबूतरों में से कभी कभी कोई गंध आती भी थी, धीमी धीमी। गंध अजीब सी होती थी। लड़कों ने इससे पहले ये गंध नहीं सूंघी थी। जिस दिन भी गंध आती उस दिन लड़के चबूतरे के पत्थर पर पेट के बल लेटकर नाक को पत्थर पर टिकाकर गहरी गहरी सांसें भर सूंघते रहते उस गंध को, अपने अंदर गहरे बहुत गहरे उतारते हुए उस गंध को। पत्थर के बीचों बीच से आती थी वो गंध। जब तक चौपड़े में रहते तब तक कपड़ों से कोई राब्ता नहीं था उनका। नहाने से पहले उतारे हुए कपड़े तभी पहनते जब वापस चौपड़े से निकलने का समय हो जाता, और निकलने का कोई तय समय तो था नहीं। जब सूरज उतरने लगे तब निकल लो क्योंकि अब चुड़ैलों का समय हो रहा है। बचपन अभी कुछ दिन पहले ही विदा हुआ था, इसलिए डर तो था मन में। अंधेरा होने से पहले ही निकल कर भाग जाते थे चौपड़े से। जब तक चौपड़े में रहते तब तक इधर उधर पड़ी हुई कुछ कांच की बोतलों और कुछ अजीब से सामानों को उठाते और उनसे राब्ता पैदा करने की कोशिश करते। लड़कों को कुछ पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। ये जो देह में अखुएं से फूट रहे हैं, ये अखुएं आखिर हैं क्या? तलाश जारी थी सत्य की। तो रात भर जहाँ चुड़ैलों का साम्राज्य रहता था, वहीं दिन में इन भूतों का डेरा उस चौपड़े में जमा रहता था। नागझिरी का वो बाग पूरी तरह से अतृप्त आत्माओं के चंगुल में आ चुका था, दिन में भी और रात में भी। एक गर्मी का मौसम बीत कर दूसरा आने तक लड़कों और हम्मू खां के बीच कुछ संवाद शुरू हो गए थे। लड़के अब हम्मू खां के आम चुराते नहीं थे, बल्कि उन आमों की रखवाली करने में भी हम्मू खां का साथ देते थे। लड़कों के जीवन से कच्ची कैरियां और आम खाने के मौसम अब जा चुके थे। अब पेड़ों पर लगी कैरियां उनको ललचाती नहीं थीं, लेकिन और भी अब बहुत कुछ ऐसा था जो उनको ललचाता था। लेकिन जो ललचाता था वो कैरियों की ही तरह पत्तों में छिपा था, सामने ही नहीं आता था। लड़के पत्तों को हटा हटा कर तलाशते थे कि क्या है जो ललचा रहा है, लेकिन बचपन अब पूरी तरह से बीत चुका था। लड़के अब हिम्मत करके हम्मू खां से पूछ भी लेते थे कि चाचा, आपने कभी देखी हैं यहाँ की चौपड़े की चुड़ैलें? कैसी हैं वो चुड़ैलें? आप तो रात बिरात भी जब आंधी चलती है तो बाग में आते हो टपकी हुई कैरियों को बीनने। हम्मू खां चुड़ैलों का नाम आते ही चुप हो जाते थे। कुछ कहने की कोशिश करते, फिर कुछ सोचकर चुप हो जाते। उनकी सुरमे से भरी आंखें मिचमिचाने लगतीं। हम्मू खां उन लड़कों के साथ अब कुछ ऐसी बातें भी कर लेते थे जिनको सुनकर लड़कों के मन में रस उतरता था। हम्मू खां के पास तो किस्सों का भंडार था, किस्से जो नीली फिल्मों की तरह नीले नीले थे। हम्मू खां कभी कभी लड़कों के नीले किस्से भी सुना देते थे। लड़कों के दिलो दिमाग पर एक नशा सा तारी होने लगता था इन किस्सों को सुनकर। एक और हम्मू खां एक के बाद एक नीले किस्से सुनाते जाते। लड़के एक दूसरे की तरफ देख देख कर मुस्कुराते रहते और सुनते रहते। हम्मू खां को पता था कि ये उम्र क्या मांगती है, इस उम्र में क्या सुनने की इच्छा होती है। हम्मू खां पूरे किस्सागो थे। इतना रस लेकर, इतनी जीवंतता के साथ किस्से सुनाते थे कि लड़कों को लगता था जैसे उनके सामने ही किस्सा चल रहा है। एक दिन जब गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में लड़के हम्मू खां को घेर कर बैठे थे तो एक बार फिर से चुड़ैलों का जिक्र निकल आया। लड़के जिद पर अड़ गए चुड़ैलों के बारे में जानने को लेकर। हम्मू खां बहुत देर तक सोचते रहे, फिर बोले, देखोगे चुड़ैलों को? है इतना दम? लड़के एकदम सकपका गए। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। हम्मू खां ने फिर कहा, क्यों डर गए? सूख कर गले में आ गई? मियाँ, बात करना आसान है और आमने सामने देखना अलग बात है। जवान जहान लौंडे हो, चुड़ैलों से डरते हो? अब आगे से कोई मत छेड़ना चुड़ैलों की बात। लड़कों को बात लग गई। उस समय तो चले गए, लेकिन ठान ली कि अब तो चुड़ैलों को देखना ही है। 8-10 लड़के हैं, कुछ भी हुआ तो सब एक साथ टूट पड़ेंगे। योजना बनी कि जब शाम थोड़ी उतर जाएगी और रात आने को होगी तब चुपचाप जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाएंगे सारे, और बिना आवाज़ के पेड़ों पर लटके रहेंगे। कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। जब तक कोई भी एक इशारा नहीं करेगा तब तक पेड़ से उतरेगा भी नहीं कोई।
जरा भी खतरा होगा तो एक साथ कूद कूद कर भाग लेंगे सारे के सारे। देखेंगे कि कोई चुड़ैल आती है तो ठीक, नहीं तो घंटे 2 घंटे के बाद उतर कर आ जाएंगे। लगभग पूरे चांद की रात थी। लड़के आम के पेड़ों पर टंगे हुए थे, पत्तों में दबे छिपे। जब रात होने को थी तो सबसे पहले रास्ते की तरफ से एक साया उभरा। लड़कों ने दम साध लिया। चौपड़े तक आते आते साया हम्मू खां बन गया। लड़कों ने राहत की सांस ली। हम्मू खां ने आकर इधर उधर देखा, चौपड़े में झांका और फिर चौपड़े की मुडेर से टिकी हुई खटिया को बिछा दिया। हम्मू खां अपनी खटिया पर लेटे हुए थे। नागझिरी के बाग में सन्नाटा फैला हुआ था। पत्ता भी खड़के तो उसकी भी आवाज़ आ जाए। झींगरों की चिकमिक सन्नाटे को तोड़ती हुई गूंज रही थी। लड़के सांस थामे हुए थे, पता नहीं किस तरफ से चुड़ैलें आ जाएं। रात और गहरी हुई। कस्बे की रातें वैसे भी जल्दी हो जाती हैं और ये तो फुर्सत का समय था। खेत में कोई काम था नहीं, एक फसल कट के बिक चुकी थी और दूसरी को बोने में भी समय था। हम्मू खां के कारण लड़के और सन्नाटे में थे। चुड़ैल होती तो उतर कर भाग भी जाते, लेकिन हम्मू खां के कारण एक राहत ये हो गई थी कि अब अगर कुछ भी होता है तो कम से कम यहाँ पर हम्मू खां तो है ही उनको बचाने के लिए। अचानक हवेली की तरफ से आती हुई पगडंडी पर 3 साए उभरे, झाड़ियों के झुरमुट के बीच से। हम्मू खां ने धीरे से खांसा। तीनों साए धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से होकर इस तरफ ही आ रहे थे, चौपड़े की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता। हम्मू खां खटिया पर उठकर बैठ गए। लड़के दम साधे हुए थे। तीनों साए इसी तरफ बढ़ते आ रहे थे। आकर वो तीनों साए ठीक हम्मू खां के सामने खड़े हो गए। 2 साए कुछ दूर चौपड़े की सीढ़ियों के पास खड़े हो गए और तीसरा साया, जो दोनों से कुछ भारी दिख रहा है, वो हम्मू खां के पास तक आया। यही हैं चुड़ैलें? पहनावा तो चुड़ैलों का ही है। हम्मू खां की आवाज़ आई, सलाम बाई जी साहब, बैठिए। उत्तर में कोई आवाज़ नहीं आई। भारी साया खटिया पर बैठ गया। अचानक नागझिरी के पास से जाते हुए रास्ते पर भी 5-6 साए प्रकट हुए। वो भी इस ओर ही आ रहे थे। चांद इतना तो खिला ही था कि सब कुछ दिखाई दे। ये साए पहनावे के हिसाब से चुड़ैल नहीं थे, भूत थे। ये भी वहीं आकर खड़े हो गए खटिया के पास। चुड़ैलों ने चेहरे ढक रखे थे, लेकिन भूतों के चेहरे खुले थे। तेज चांदनी में पहचान में भी आ रहे थे वो चेहरे। कुछ कुछ पहचान में इसलिए आ रहे थे क्योंकि पहचाने हुए थे। जो लड़के पेड़ों पर लटके थे, उन्होंने देखा कि कुछ पिता हैं, कुछ चाचा हैं, कुछ बड़े भाई हैं और हाँ, मामा भी। कुछ भूतों के हाथों में कुछ बोतलें भी थीं। भूत हम्मू खां के पास खड़े थे। हर भूत कुछ पैसे अपनी जेब से निकाल कर हम्मू खां को दे रहा था। लड़के अपने लोगों को हम्मू खां को पैसे देते देखकर हैरत में थे। हम्मू खां ने पैसे हाथ में लेकर उनको गिना और मुंडी हिलाकर इशारा कर दिया। भूत चौपड़े की सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। सीढ़ियों पर खड़ी चुड़ैलों ने भूतों को आते देखा तो वो भी सीढ़ियों की ओर बढ़ गईं। धीरे धीरे उतरते हुए भूत और चुड़ैलें चौपड़े के अंदर गुम हो गए। हम्मू खां ने हाथ में रखे पैसे खटिया पर बैठी तीसरी चुड़ैल की ओर बढ़ा दिए। चुड़ैल ने पैसे लेकर उनको अपने हाथ में पकड़े हुए एक थैले समान बटुए में रख लिया और फिर उस बटुए को खटिया के सिरहाने रख दिया। हम्मू खां उसी प्रकार से कुछ झुककर खड़े हुए थे। कुछ देर तक दोनों उसी अवस्था में रहे। फिर खटिया पर बैठे साए ने अचानक हम्मू खां को खटिया पर अपने पास खींच लिया। लड़कों की सांसें तेज हो गईं। ये सब तो किस्सों में ही सुना था, लेकिन चुड़ैल के साथ? चांद आसमान पर खिला हुआ था। नीचे खटिया पर का मौसम धीरे धीरे बदल रहा था। चुड़ैल की चादर खटिया के नीचे गिर गई थी और हम्मू खां का कुर्ता पायजामा भी उस चादर के पास ही कहीं पड़ा हुआ था। खटिया के नीचे कपड़ों का एक ढेर सा बन गया था और ऊपर अब कोई कपड़े नहीं थे। सब नीचे फेंके जा चुके थे। 2 शरीर थे जो केवल चांदनी पहने हुए थे, या शायद यूं कि चुड़ैल ने हम्मू खां को पहना हुआ था और हम्मू खां ने चांदनी को। दिन भर आम के बाग में उदास सी पड़े रहने वाली हम्मू खां की खटिया अब जीवंत हो उठी थी। अब हम्मू खां नहीं थे और चुड़ैल भी नहीं थी। अब वो स्त्री और पुरुष थे। लड़के देख रहे थे कि किस प्रकार चौपड़े की एक चुड़ैल हम्मू खां को पुरुष बना रही थी और कल्पना कर रहे थे कि बाकी की 2 चुड़ैलें भी, जो उनके चाचा, पिता, मामा, भाई को लेकर चौपड़े के अंदर गई हैं, वहाँ भी वो चुड़ैलें उनको पुरुष बना रही होंगी। लड़के दम साधे आम के पेड़ पर टंगे थे।
हम्मू खां की हिलती डुलती पीठ पर चांदनी ठहरने की कोशिश कर रही थी और चौपड़े के अंदर चुड़ैलों के खिलखिलाने, झनझनाने और खनखनाने की आवाज़ें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। लड़के धीरे से उतरकर चौपड़े के अंधेरे तरफ वाली मुंडेर के पास खड़े हो गए और चौपड़े के अंदर चल रहा कार्यक्रम देखने लगे। हम्मू खां ने लड़कों को देखा, देखता ही रह गया, मौन चुपचाप। बड़ी चुड़ैल ने भी देखा, मगर चौपड़े के अंदर जो लड़कों के चाचा, भाई, पिता, मामा टाइप के लोग थे, उन्होंने नहीं देखा। देख भी कैसे सकते थे, अंधेरे में जो थे। लड़के चौपड़े के अंदर का दृश्य देख रहे, जहाँ उनके कई रिश्ते चट्टानों पर वस्त्रहीन बिछे हुए थे। कुछ देर तक देखते रहने के बाद लड़के धीरे से रास्ते की ओर गए और गहरे अंधेरे में समा गए। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया मतलब ये कि चौपड़े का सारा माहौल ही बदल गया। चौपड़ा अब सचमुच ही भूतिया हो गया। भूतिया हो गया से तात्पर्य ये है कि अब वहाँ रात को चुड़ैलों की महफिलें सजनी बंद हो गईं। अब रात बेरात किसी को वहाँ पर चूड़ियों के खनकने और पायलों के छनकने की आवाज़ें नहीं सुनाई देती थीं। तो क्या उस दिन के बाद इन लड़कों ने कुछ हंगामा मचाया या कुछ ऐसा किया कि जिससे बवाल मचा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में तो ये हुआ कि लड़का पार्टी ने धीरे से सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। अपने ही परिवार के बड़े पुरुषों द्वारा रात के अंधेरे में जो चौपाल चौपड़े में लगाई जाती थी, उस चौपाल की सत्ता को लड़कों ने अपने हाथ में ले लिया और चौपाल का स्थान भी बदल दिया था। चौपड़े की चुड़ैलों को उन्होंने हवेली पर ही वो सब देना शुरू कर दिया, जिससे उन चुड़ैलों का चौपड़े तक आना बंद हो गया। चुड़ैलों का एकमात्र मीडिएटर हम्मू खां तो उनका पहले से ही सेट था। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि पहले ये लड़का पार्टी जो दिन भर चौपड़े में धमाल मचाती रहती थी, अब वो हवेली में पड़ी रहती थी। आते पहले ही की तरह चौपड़े पर ही थे, लेकिन उसके बाद बीच के रास्ते से धीरे से हवेली के अंदर पिला जाते थे। ऐसे जैसे भादों की अंधियारी रात में बरसते पानी में धीरे से कोई करिया नाग आंख बचाकर घर में बिला जाता है। उसके बाद ये लड़का पार्टी वहीं रहती थी, हवेली के अंदर ही। बात का स्वभाव है कि वो फैलती ही है। लड़का पार्टी की हवेली बाजी भी सुगबुगाहट की तरह फैली कस्बे में। फैली तो परिवार वालों को आपत्ति हुई, स्वाभाविक सी बात है। रोका रोकी और टोका टोकी शुरू हुई, मगर अब बात रोका रोकी और टोका टोकी की कहाँ थी। लड़का पार्टी अपनी आंखों से अपने परिवार के पुरुषों को, सम्मानित पुरुषों को चौपड़े की चुड़ैलों के साथ चौपड़े के अंदर उतरते देखा था। उनके पास तो तुरुप का इक्का था। चाचा, मामा, पिता, भाई जैसी उपाधियों के रिश्तों को इन लड़कों ने अपनी आंखों से चौपड़े के अंदर कपड़े उतारते देखा था। उन कपड़ों के साथ ही रिश्ते और उन भारी भरकम रिश्तों से जुड़े खौफ भी उतर गए थे। कपड़े परिवार के पुरुषों ने उतारे थे, लेकिन उस घटना ने लड़कों को नंगा कर दिया था। उसी प्रकार का नंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे तो खुदा भी डरता है। हालांकि अभी भी एक प्रकार की तृणधरी ओट या तिनके की मर्यादा को रख कर ये लड़के अपने परिवार के पुरुषों से डील कर रहे थे। इस प्रकार कि मान लीजिए सुरेश के चाचा ने उसे हवेली जाने से मना किया, डांट डपट की, तो दिनेश ने जाकर उनसे डील कर ली। डील का मतलब ये कि उनको बता दिया कि उस दिन रात को जब वे चौपड़े की चुड़ैलों के साथ वस्त्रहीन अवस्था में किन्हीं प्राकृतिक कार्यों को संपन्न कर रहे थे, तब पूरी बच्चा पार्टी चौपड़े की मुंडेर से ग्लैडिएटर के दर्शकों की तरह उस प्राकृतिक क्रीड़ा का अवलोकन कर रही थी। ये एक सूचना चाचा, मामा, भाई टाइप के रिश्तों के कस बल ढीले कर देती थी। धीरे धीरे उन लड़कों को हवेली में खुलकर आने जाने का परमिट मिल गया। चौपड़ा वीरान होता गया और हवेली की रौनक लौटने लगी। हम्मू खां का रिश्ता बड़ी चुड़ैल से था और बड़ी चुड़ैल में कोई लड़का पार्टी को दिलचस्पी नहीं थी। लड़का पार्टी तो मझली और छोटी चुड़ैलों के साथ ही मस्त थी, इसीलिए किसी को किसी से परेशानी नहीं थी। हम्मू खां अपनी जगह खुश था और लड़के अपनी जगह पर। हम्मू खां को भी अब अपना कार्य संपन्न करने के लिए हवेली में ही आने जाने का सुविधा हो गया था। कभी भी पहले तो ये था कि रात ढलने का इंतज़ार करना होता था, अब शारीरिक इच्छाएं भी कोई समय देखकर उठती हैं। भला पता चला दोपहर में बादल घिर आए, बरसात होने लगी है। बरसात को देखकर सच्ची वाला मोर तो नाचता ही है, लेकिन उसके साथ एक और मोर भी नाचता है। वो मोर होता है पुरुष के शरीर में बैठा इच्छाओं का मोर। कमबख्त बादलों को देख कर ही पंख फैलाने लगता है। जब ये पंख हौले हौले इधर उधर अपनी छुअन देते हैं, सारी देह सलबलाहट से भर जाती है। ऐसा लगता है कि बस अभी।
लेकिन हम्मू खां को रात तक का इंतज़ार करना पड़ता। तब तक सारे बादल बरस बुरस के जा चुके होते, कीचड़ हो रही होती, मच्छर हो चुके होते। कुल मिलाकर बरसात का सारा बना बनाया माहौल ही विदा ले चुका होता। तो अब तो हम्मू खां के भी मज़े थे। जब बरसात हो रही हो तभी, जब मोर का नाचने का मन हो तब नाच ले। इसलिए हम्मू खां ने भी अपना अघोषित वीटो लड़का पार्टी के पक्ष में ही रखा था। वैसे भी उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। हम्मू खां जो अगर वीटो नहीं देते तो लड़का पार्टी तो हम्मू खां को दो तरफा घेर लेती। पहला तो जो है वो है ही, दूसरा ये कि हम्मू खां मुसलमान थे और चुड़ैलें हिंदू थीं। हम्मू खां को तो लड़कों के पक्ष में झुकना ही झुकना था। हवेली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, जिसके लिए गहरी रात में चुड़ैलें चौपड़े तक जाती थीं। लड़के चूँकि अपने अपने घरों में उस स्थिति में नहीं थे कि जेबों में हमेशा पैसे रहें, फिर भी उनके लिए इधर उधर से थोड़ा बहुत गोल गपाड़ा करना कोई मुश्किल काम भी नहीं था। खलिहान में भरी हुई फसल में से पसेरी दो पसेरी अनाज अगर उड़ा दिया तो फ़र्क कहाँ पड़ना था। तो चुड़ैलों का खर्च लड़कों के माध्यम से भी चलने लगा था। वैसे भी चुड़ैलों को बहुत ज़्यादा तो चाहिए नहीं था, हवेली थी ही रहने को। लड़का पार्टी भी बड़ा दल था, एक आध का हाथ अगर किसी दिन खाली भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। चुड़ैलों को जो भी भुगतान दिया जाता था वो सामूहिक दिया जाता था, चंदे की शक्ल में। इस चंदे के कई रूप होते थे, रुपयों के रूप में भी और दूसरे रूप में भी। जैसे अनूप के पिता की डेयरी थी, वो सुबह शाम दूध बांटने का काम अनूप ही करता था। हवेली कांड के बाद से उस दूध में सुबह और शाम 4-4 लीटर पानी बढ़ जाता था और बढ़ा हुआ 4-4 लीटर दूध हवेली की चुड़ैलों को भोग लगा दिया जाता। सब्जियां थे, फल थे, अनाज था, गन्ने, गुड़ और जाने क्या क्या तो था लड़कों के पास देने के लिए। यहाँ पर समय इतिहास में लौट कर चला गया था। वस्तु विनिमय का सिद्धांत एक बार फिर अस्तित्व में आ गया था। लड़के वस्तुएं देते थे और चुड़ैलों से वस्तुएं प्राप्त कर लेते थे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। उस लड़के का नाम सोनू था, जो इस कहानी में एक ट्विस्ट के रूप में आता है। सोनू कहीं बाहर से नहीं आया था, असल में वो इस लड़का पार्टी का ही हिस्सा था। लेकिन चौपड़े के चुड़ैलों का राज खुलने से पहले ही वो कस्बे को छोड़कर जा चुका था। तब तक वो इस लड़का पार्टी का हिस्सा रहा था, जब तक ये गैंग अपने प्यासों को लेकर चौपड़े के पानी में कूदती थी, शरीर से उठते प्रश्नों को अपने ही हाथों से सहलाती थी। सोनू के अंदर भी ये प्रश्न उठते थे, लेकिन सोनू के अंदर ये प्रश्न कुछ ज़्यादा फनफना कर सर उठाते थे, ऐसे कि वो चौपड़े के अंदर पड़े पत्थर पर ही अपना गुस्सा उतार देता था। उसकी आंखों में लाल डोरे उतर आते थे, उसे कुछ भी नहीं सूझता था। बाकी लड़कों के अंदर अगर भट्टियाँ थीं तो सोनू के अंदर एक पूरा ज्वालामुखी था, जो अपना लावा निकाल देने के लिए उबाल मारता रहता था। यही सोनू अपने सुलगते हुए सवालों को लेकर कस्बे से चला गया था या भेज दिया गया था आगे की पढ़ाई के लिए। शहर भेज दिया गया था उसे। जाते समय उसकी आंखों में उम्मीदें थीं, सपने थे। सपने पढ़ाई या कैरियर के नहीं थे, ये सपने तो कस्बा का कोई भी लड़का नहीं देखता था। बाप दादाओं की ज़मीनें थीं, खेती बाड़ी थी, वही कैरियर थी। तो सोनू भी जो सपने लेकर गया था वही सपने पढ़ाई कैरियर जैसी फालतू चीज़ों के नहीं थे। सपने थे देह में उठते हुए सवालों के हल होने के सपने। अपने अंदर के ज्वालामुखी को किसी अंधेरी खला में उड़ेल कर खाली कर देने के सपने। शहर तो वैसे भी सपनों की मंजिल होता है। कस्बा अपने हर सपने को पूरा करने के लिए शहर की ओर देखता है। सोनू भी सपनों की लाल सुनहरी चिंदियाँ आंखों में लिए शहर की ओर गया था, मगर कुछ ही दिनों में अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस कस्बे में लौट आया था। सोनू पहले हवेली की मंडली में कुछ झिझकते हुए आया, क्योंकि वो चौपड़े की उस चुड़ैलों वाली रात का दर्शक नहीं था। उस रात के जो दर्शक थे वो सब तो झिझक विझक जैसी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर हवेली का हिस्सा बन चुके थे। हवेली अब उनका अड्डा थी। सोनू भी उस अड्डे में आया तो हवेली ने उसे वो सब दिया जो उसे चाहिए था। जिस ज्वालामुखी को अपने अंदर दबाए फिरता था वो हवेली में आकर फूट गया। फूटा तो सोनू भी फूटा। उसने वो सब कुछ बताया जो उसके साथ शहर में हुआ था। लड़का पार्टी और चुड़ैलों ने बैठकर उसकी पूरी कहानी को सुना तो सब सन्न रह गए। जो कहानी सोनू ने इन लोगों को सुनाई वो किसी और को नहीं सुनाई थी, और ये कहानी थी सोनू के शहर से कस्बे वापस आने की असली कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। असल में सोनू जब शहर गया तो कॉलेज पढ़ाई ऐसी बातों से ज़्यादा चिंता उसे थी उस बात की जो सवाल बनकर उसके शरीर में लहराती थी। वो बुझना चाहता था, और आते ही उसने सबसे पहले तलाश शुरू की उस ठिकाने की जहाँ पर वो अपने आप को बुझा सके।
जो जुनून, जो दीवानापन उसके दिमाग पर चौबीसों घंटे सवार रहता है, उसका कुछ उपचार हो सके। लेकिन ये कोई आसान काम तो था नहीं। पुराने समय में हर शहर में इस प्रकार के कुछ ठिकाने होते थे, लेकिन समय के साथ वो ठिकाने भी समाप्त हो गए। अब क्या किया जाए? सोनू की तलाश समाप्त हुई एक समाचार पत्र में छपे विज्ञापन पर। विज्ञापन में लिखा था, आइए मीठी बातें करिए। मीठी बातें? सोनू का दिमाग कुछ ठनका, मगर उस विज्ञापन में कुछ कम कपड़े पहने हुई लड़की का चित्र भी लगा हुआ था। विज्ञापन उसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके मालिक ने कुछ दिनों पहले किसी संस्था में भाषण देते हुए कहा था कि महिलाओं को ठीक कपड़े पहनने चाहिए। उनके द्वारा पहने जा रहे गलत कपड़ों के कारण ही बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। बाद में उन मालिक के खिलाफ कुछ महिलाओं ने मोमबत्ती लेकर एक प्रदर्शन भी किया था। मालिक को भी बुरा नहीं लगा था। समाचार पत्र के मालिक थे, जानते थे कि पब्लिसिटी के टोटके क्या होते हैं। उसको पता था कि मोमबत्तियाँ पब्लिसिटी के लिए जलाई जाती हैं और मशाले क्रांति के लिए। इसलिए जब तक मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं तब तक घबराने की कोई बात नहीं है। खैर, तो बात चल रही थी कि उन आदर्शवादी मालिक के समाचार पत्र में ही वो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसके साथ कुछ नंबर भी दिए गए थे। सोनू ने झिझकते हुए उस नंबर पर कॉल किया। मीठी बातें हुई, बहुत सी मीठी बातें हुई। जब कॉल काटा तो पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय कॉल के हिसाब से पैसे कट गए हैं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं थी। सोनू अभी कस्बे से आया था और जेब में खूब माल था। असली बात ये थी कि बातें बहुत ज़्यादा ही मीठी हुई थीं। बातें हालांकि केवल बातें ही थीं, उनसे कुछ भौतिक कार्य तो संपन्न नहीं होना था, लेकिन दिमाग में जो रसायन उत्पन्न होते हैं वो तो बातों से भी हो जाते हैं। और दिमाग में इस बातचीत के दौरान भरपूर मात्रा में रसायनों की उत्पत्ति हुई थी। ये जो रसायन की उत्पत्ति थी, ये आने वाले दिनों में और का कारण बनने वाली थी, और बनी भी। सोनू ने उसके बाद कई बार उस नंबर पर कॉल किए। हर बार कॉल काटने के बाद आया हुआ मैसेज एक बड़ी राशि कट जाने की सूचना देता था। हर बार किसी नई आवाज़ से बात होती थी। सोनू चाहता था कि कल जिससे बात हुई थी उससे ही हो जाए, लेकिन वैसा नहीं होता था। सोनू की इच्छा थी कि अगर कोई रिपीट में एक बार भी मिल जाए तो उससे कुछ आगे का सिलसिला जोड़ा जाए, मगर वैसा हो नहीं पा रहा था। असल में ऐसा होना तकनीकी रूप से संभव भी नहीं था, क्योंकि जिस कंपनी के नंबर पर बात होती थी उस कंपनी ने पूरे भारत में करीब 5,000 से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं तथा लड़कियों को दिए थे। इन लड़कियों में ज़्यादातर छोटे कस्बों की लड़कियां थीं। इन मोबाइल नंबरों पर ही वो मीठे मीठे कॉल आते थे। इन महिलाओं को उन कॉल्स को सुनने के 100 से 150 रुपये रोज़ मिलते थे। 4 शर्तें इन महिलाओं को पूरी करनी होती थीं। पहली ये कि मोबाइल किसी भी स्थिति में स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा। दूसरी, सामने वाला जो भी जैसी भी बात करे इनको फ़ोन नहीं काटना होगा, हाँ में हाँ मिलाना होगा और अपनी तरफ से भी बातें करनी होंगी। तीसरी शर्त ये कि सभी कॉल्स को रिसीव करना होगा और दिन भर में कम से कम 3 घंटे की बात करनी ही होगी। ये उनका उस दिन का टारगेट रहेगा। टारगेट पूरा ना होने पर उस दिन का पैसा नहीं दिया जाएगा। मोबाइल स्विच ऑफ मिलने, कॉल रिसीव नहीं करने पर भी पूरे दिन का पैसा काट दिया जाएगा। 3 से ज़्यादा बार मोबाइल स्विच ऑफ मिलने पर पूरे महीने का पैसा काट लिया जाएगा और यदि ग्राहक की बात सुनकर फ़ोन काट दिया तो भी पूरे महीने का पैसा कट जाएगा। चौथी शर्त ये कि किसी भी हालत में ये अपनी कोई भी वास्तविक जानकारी कॉल करने वालों को नहीं बताएंगी। सब कुछ झूठ ही बताना है। इन शर्तों के बाद भी गरीब और ज़रूरतमंद कई महिलाएं अपना परिवार चलाने के लिए मोबाइल कंपनी के इस गोरख धंधे से जुड़ी हुई थीं। मोबाइल कंपनी ने जो नंबर विज्ञापन में दे रखे थे उन पर कॉल करने से कॉल सीधे ISD से ही शुरू होता था। जाहिर सी बात है कि सोनू कितना भी सर पटक लेता, उसे एक ही लड़की से दूसरी बार बात करने का मौका किसी दैवीय संयोग के अलावा नहीं मिल सकता था। 5,000 में दोहराव की गुंजाइश ही कितनी कम थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहीं रहा। उस दिन बात करने वाली लड़की शायद नई थी। उसे नहीं पता था कि वो अपने ग्राहक से जो भी बातें करती है उन बातों को कंपनी के लोग सुनते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं। करीब घंटे भर की बातचीत के बाद लड़की सोनू के प्रति पिघलने लगी। दोनों के बीच मीठी बातों से इतर पर्सनल बातें भी होने लगीं। इस प्रकार की स्थिति में अक्सर कंपनी के लोग बीच में ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते थे। लेकिन इससे पहले कि कंपनी की ओर से उसका कॉल काटा जाता, उसने अपना वास्तविक मोबाइल नंबर सोनू को उपलब्ध करवा दिया।
वो अपने शहर और पते के बारे में कुछ और जानकारी उपलब्ध करवाती उससे पहले ही कॉल काट दिया गया। लेकिन उससे क्या होना था, सोनू के पास तो लड़की का मोबाइल नंबर आ चुका था। लड़की से सीधे संपर्क करने पर पता चला कि लड़की उस शहर की नहीं थी जिस शहर में सोनू रह रहा था, दूसरे किसी शहर की थी। फिर भी बातचीत तो हो ही सकती थी। किसी अज्ञात के साथ मीठी मीठी बातें करने से ज़्यादा आनंद देता है किसी ज्ञात के साथ करना। कहानी में मोड़ ठीक अगले ही दिन तब आ गया जब लड़की का कॉल सोनू के पास आया। उसने सोनू को सोनू के ही शहर के एक स्थान का पता दिया कि मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ, इस जगह पर ठहरी हूँ, आ जाओ। सोनू को तो मानो पंख ही लग गए। मीठी बातों के स्थान पर मीठी घातें करने का मौका जो मिल रहा था। सोनू तयशुदा समय पर उस स्थान पर पहुँच गया। वहाँ वो सब कुछ नहीं था जो सोच कर आया था, वहाँ कुछ और था। वो वास्तव में एक सेक्स टॉर्शन केंद्र था। सोनू का वहाँ सेक्स टॉर्शन किया गया और जो कुछ भी किया गया उस सब का बाकायदा तेज हेलोजन लाइटों की चुंधियाती हुई रोशनी में वीडियो भी बनाया गया। महंगे विदेशी कैमरों से हाई डेफिनेशन वीडियो, जैसे किसी कमर्शियल फिल्म की शूटिंग होती है, ठीक उसी प्रकार से लड़कियों और सोनू की कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो बनाई गई। इसके बाद अंत में सोनू की जमकर पिटाई की गई, इस प्रकार कि हड्डी नहीं टूटे किंतु हर स्थान पर चोट आए। इस पिटाई का भी पूरा वीडियो बनाया गया। सोनू का मोबाइल, पैसे, एटीएम कार्ड, घड़ी आदि जो कुछ भी उसके पास था, कपड़ों को छोड़कर वो सब कुछ छीन लिया गया। इस मोबाइल नंबर को फिर चालू नहीं करवाने और किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी दी गई। उसके बाद एक कार में बिठाकर कहीं छोड़ दिया गया। कहानी सुनते ही पूरा लड़का पार्टी और चुड़ैलों के बीच सन्नाटा खिंच गया था। आते आते हवेली के माहौल में सोनू भी धीरे धीरे घुल गया और सहज होता चला गया। अब उसे शहर की उस घटना की कील चुभती नहीं थी। मंझली चुड़ैल उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहती थी, बल्कि यूं कहें तो भी गलत नहीं होगा कि अब मंझली चुड़ैल पूरी तरह से सोनू के लिए ही आरक्षित हो गई थी। बड़ी चुड़ैल पहले से ही हममुखा के लिए आरक्षित थी, अब तो लड़का पार्टी के लिए बस छोटी चुड़ैल ही बची थी। एक दिन अचानक जब मंझली चुड़ैल ने सोनू से उस जगह के बारे में पूछा जहाँ सोनू को ले जाया गया था, तो सोनू कुछ असहज हो गया। क्या मतलब है पूछने का, जानने का, मगर मंझली चुड़ैल के दिमाग में तो कुछ और ही था। मंझली चुड़ैल को सोनू द्वारा बताया गया मोबाइल पर बातें करने का काम बहुत मुफीद नजर आ रहा था। सोनू को राजी करने में मंझली चुड़ैल को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। सोनू को भी लगा कि जो कुछ मंझली चुड़ैल कह रही है उसमें दम तो है। सोनू आखिर में मान गया, मगर सब कुछ नए सिरे से तलाश करना पड़ा। हालांकि बात बहुत पुरानी नहीं हुई थी, इसलिए सूत्र उसे बहुत ही जल्दी मिल गए, वो सूत्र जो कंपनी से जुड़े हुए थे। समय लगा। इस बीच कंपनी के कुछ लोग आकर हवेली देख गए। ये कंपनी विजिट थी और अंततः तीनों चुड़ैलों को कंपनी की ओर से मोबाइल नंबर प्रदान कर दिए गए। काम जब शुरू हुआ तो चुड़ैलों को बात करने में कुछ झिझक होती थी। ग्राहक बहुत खुली बात करना चाहता था, लेकिन चुड़ैलें जरा दबी छिपी बातें करती थीं। फिर एक दिन सोनू ने मंझली चुड़ैल को बताया कि ग्राहक क्या चाहता है। सोनू ने एक ग्राहक का कॉल अटेंड किया और उसके साथ लड़की की आवाज़ में बात की, खुली खुली बातें। मंझली चुड़ैल की आंखें, कान और दिमाग सब खुलता गया। उसके बाद मंझली चुड़ैल ने मानो पूरे काम के सूत्र अपने हाथ में ले लिए, इस प्रकार से कि जो ग्राहक पहले 10 मिनट तक बात करता था अब वो 2-2 घंटे चिपका रहता। मंझली चुड़ैल को सोनू ने धीरे धीरे पूरा ट्रेंड कर दिया, उस अनुभव से जो उसने कंपनी के मोबाइलों पर बात कर करके सीखा था। मंझली चुड़ैल अब दक्ष हो गई थी। उसने बाकी अपनी दोनों चुड़ैलों को भी धीरे धीरे ट्रेंड कर दिया। काम जोरों पर चल निकला। चुड़ैलें अब खुलकर बातें करती थी, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के। इस प्रकार की कई बार सामने से बात कर रहा ग्राहक भी शर्मा जाता था। चुड़ैल को समझ में आ गया था कि केवल बातें ही तो करना है, वो भी उसके साथ जो उनको जानता तक नहीं। किसी अज्ञात के साथ केवल बातें करने में क्या बुरा है। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होते ही चुड़ैलों के दिव्य नेत्र भी खुल गए थे। चुड़ैलें पूरा दिन व्यस्त रहती थीं, काम फैल रहा था। तीनों मोबाइल दिन भर व्यस्त रहते थे। चुड़ैलें चाहती थीं कि कुछ और मोबाइल हों, लेकिन उन पर बात करेगा कौन। अब हवेली को कुछ और चुड़ैलों की आवश्यकता थी। मंझली चुड़ैल ने अपना जाल फैलाया। कुछ गरीब ज़रूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को पैसे की चमक दिखाई। चमक ने कुछ को खींचा और वो हवेली के दरवाजे तक आ गई। दरवाजे से हवेली के कमरे तक लाने का काम मंझली चुड़ैल ने किया। जो कमरे तक आईं वो चुड़ैल बन गई।
मंजरी चुड़ैल ने उनकी गर्दन के पीछे दांत गड़ाकर अंग्रेजी फिल्मों की तरह कुछ खून वून तो नहीं चूसा, मगर कुछ ऐसा जरूर किया कि चुड़ैलों की संख्या बढ़ गई। अब हवेली में कुछ और चुड़ैलें हो गई थीं। अब कुछ कढ़ाई कशीदाकारी के काम भी हवेली में शुरू किए गए, दिखाने के लिए कि हवेली में यह काम किया जा रहा है। नई चुड़ैलें कानों पर हेडफोन लगाए हवेली के अंदर के कमरों में कशीदाकारी करती रहती, या यूँ कहें कि कशीदाकारी करने का नाटक करती रहती। असल काम तो हेडफोन से चलता रहता था। अब हवेली एक हस्तशिल्प केंद्र बन चुकी थी। उस बात को अब 2 साल से भी अधिक हो गए हैं। कॉल सेंटर में कॉल अटेंडर चुड़ैलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हवेली के एक हिस्से को तोड़वाकर वहाँ पर 3-4 वातानुकूलित हॉल बना दिए गए हैं। इनमें कई सारे साउंड प्रूफ कक्ष हैं। इन कक्षों में बैठकर चुड़ैलें अपना काम करती रहती हैं। मंजरी चुड़ैल अब वास्तव में ही कंपनी की CEO है। कई सारे समाज सेवा के काम करवाती रहती है। आए दिन उसके फ़ोटो समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। सोनू और उसने शादी तो नहीं की, लेकिन बात शादी जैसी ही है। सोनू के वे वीडियो जो कंपनी ने बनाए थे कई सारी पॉर्न वेबसाइटों पर इंडियन सेक्शन में उपलब्ध हैं। सोनू और मंजरी चुड़ैल अक्सर इनको देखते हैं, हंसते हैं। चुड़ैलें अब हवेली से निकलकर वर्चुअल हो गई हैं, हवा में फैल गई हैं, सिग्नल्स के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में। अब वे हर किसी के मोबाइल में हैं, मीठी बातें करती हुई, कुछ लाइव ध्वनियाँ पैदा करती हुई। चुड़ैलें अब रूप बदल बदल कर आ रही हैं। अब उनका कोई नाम, कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। अब वो चौपड़े की चुड़ैलें नहीं रहीं, अब वे ब्रह्मांड की चुड़ैलें हो चुकी हैं, पूरे के पूरे वर्चुअल ब्रह्मांड की चुड़ैलें। अब वे कहीं से भी झपटती हैं, जैसे आकाश में चमकने वाली बिजली काली वस्तु को देखकर झपटती है, वैसे ही चुड़ैलें भी काले मोबाइल को किसी के भी हाथों में देखकर झपट्टा मारती हैं और समा जाती हैं उसमें, और उसके जरिए मोबाइल धारी के कानों में, आत्मा में, मन में। चुड़ैलें फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, फैलती ही जा रही हैं। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी चौपड़े की चुड़ैलें। साहित्य समाज का दर्पण है। ये उक्ति बिल्कुल सही है। जो समाज में होता है, लेखक जो का त्यों उठाकर लिख देते हैं। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।